हेलो दोस्तों, मैं अमुद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बिहार इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जो क्रॉन पब्लिकेशन से मैं उठाया हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्राचीन कालीन बिहार इतिहास का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपके पास क्रॉन पब्लिकेशन का बुक है तो इस सब को आप पढ़ें, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाएं, तब आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। दोस्तों, अगर ये सब हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 600 ईसा पूर्व के पश्चात, मतलब बाद वाला काल जो है ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल में प्रचलित था। तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर जो जादू टोना भी था, तंत्र मंत्र भी था, सिद्धि उपासना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक युग की प्रथा आज के समय में परंपरागत रूप से चली आई है। वह है बहेलिया कार्य, सपेरा कार्य, जादू टोना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक युग में बिहार के किस क्षेत्र में मनुष्यों की सर्वाधिक बसावट हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गंगा घाटी के क्षेत्र में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक युग के किस चैत्यालय से शक्ति उपासक शक्ति प्राप्त करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पूर्णभद्र चैत्यालय एवं मणिभद्र चैत्यालय, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन बिहार में शासन प्रबंध की से संबंधित ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है। तो देखिए यहाँ से इसका जो उत्तर होगा, महाभारत में भी उल्लेख है, पुराण में भी, बौद्ध ग्रंथ, मतलब उपरोक्त सभी में उसका उल्लेख है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, भागवत पुराण में भी उल्लेख है, महाभारत में भी और बौद्ध ग्रंथ में भी, उपरोक्त सभी में है उसका उल्लेख। दोस्तों, अगर आप महाभारत अगर देखे होंगे तो इसमें आप देखे होंगे जो जरासंध के जो है भीम की, मतलब कृष्ण भगवान के सहयोग से भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ी में अलग अलग दिशाओं में उसको फेंक दिया था। तो ये जरूर आप देखे होंगे इसमें सीन। तो यही जरासंध का उल्लेख जो है भागवत पुराण में भी है, महाभारत में भी है, और बौद्ध ग्रंथ जो है इस सभी में उसका उल्लेख, जरासंध का उल्लेख है। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव, मतलब जनपद का अधिपति था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 80 जो गांव, मतलब जनपद का वो अधिपति था, मतलब महाराज था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भूभाग, मतलब भूमि कर लेता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1/6 भूमि कर लेता था। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा,
दोस्तों इसको इसलिए सेनीय कहा जाता था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बिंबिसार ने ही अस्थाई सेना रखना स्टार्ट किया था, इसलिए उसे सेनीय भी कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो अस्थाई सेना बना रखी थी, इसलिए उसे सेनीय भी कहा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिंबिसार के समय में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा निर्यावली सूत्र में इसका उल्लेख है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 16 वर्ष युद्ध चला था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। इसी 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के वहाँ पर मतलब मृत्यु हो गया था। इसी समय में अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन अजातशत्रु के समय में, दूसरा जो है काला अशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा जो कुंडलवन कश्मीर जो कुषाण के समय में ये किया गया था, उसको आप याद रखें। तो पहला जो बौद्ध संगीतिक आयोजन राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और चौथा हो गया कुंडलवन कश्मीर में, उसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदयन। दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में ये पूछा गया था, जो मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा उदयन। दोस्तों सबसे पहले जो है ये अजातशत्रु जो वैशाली के जब आक्रमण वैशाली पर कर रहे थे, तो इसी समय आने के क्रम में उन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र जो नगर था, मतलब जहाँ पर अभी पाटलिपुत्र है, इस एरिया में छावनी मतलब डाले थे। यहाँ पे जैसे कि पहले के समय लोग युद्ध करने जाते थे तो डेरा डालते थे, इसी को छावनी कहा जाता है, तो छावनी डाले थे। तो इसी जगह पे उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर बसाया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये नागदशक था, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिशुनाग। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? दोस्तों अभी जस्ट बताए हम आपको, जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय में किया गया था, दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक के समय में किया गया था, तीसरा अशोक के समय में और चौथा मतलब कुषाण शासन के समय में ये किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा काला अशोक के समय में, इसको आप याद रखें। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महापद नंद को, इसको आप याद रखें। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घनानंद ने। दोस्तों इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखदत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। दोस्तों अगर आप प्राचीन इतिहास की बुक के बारे में, लेखक और पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में इतिहास को ओपन करके आप यहाँ से देख सकते हैं। जो प्राचीन इतिहास एवं जो बुक का एवं उसके लेखक के हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया हूँ। दोस्तों इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने व्याकरणचारी पाणिनि को फिरोजपुर पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये महापद्नंद ने। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गणानंद को पराजित किया था और मतलब चाणक्य के कहने से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद से युद्ध किया और गणानंद को पराजय किया और राजा बना खुद और चाणक्य को प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री बनाया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 5 जो है भागों में, ये मतलब प्रांतीय भागों में विभक्त था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र शासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंडिका में। दोस्तों आपको बता दें मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है इंडिका। इसमें जो पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था के वर्णन है। दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है अर्थशास्त्र के क्या चीज़ से संबंधित है। जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीतिक से संबंधित है, तो उसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था की किस अंग का प्रमुख होता था? मतलब राजा जो व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो देखिए यहाँ से कार्यपालिका भी होता था, व्यवस्थापिका भी होता था और न्यायपालिका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी के समय में ये कार्यपालिका अलग अलग विभाग होते हैं। न्यायपालिका मतलब न्यायाधीश होते हैं, व्यवस्थापिका अलग होते हैं, मतलब सभी को अलग अलग विभाग अभी के समय में होते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 6। दोस्तों इस समय में जो जनसंख्या कम था इसलिए एक ही मतलब राजा ही सभी प्रकार के वो देख लेते थे, लेकिन अभी के समय में जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी विभाग जो है अलग अलग अभी बनाए गए हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 12 से 20 मंत्री हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में कुल जो है लोकसभा, जैसे कि लोकसभा में मंत्री बने तो कुल मतलब 15% अभी होता है कुल लोकसभा के सीट का। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभाग, इस समय में इस विभागों को तीर्थ कहा जाता था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों मतलब विभागों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 2 भागों में ये विभक्त था, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 स्रोत थे, इस सब को आप याद रखें। इसी में देखिए मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये पन कहलाती थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है। देखिए यहाँ से इसका जो उत्तर हो जाएगा भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय सीता कहा जाता था इस समय में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मेगास्थनीज को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक एवं दशरथ। अशोक का पौत्र हैं दशरथ, इसी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुप्त प्रथम ने। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट के शासन काल में
चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान जो चीनी या बौद्ध यात्री था हमारे भारत आए थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पाटलिपुत्र में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना वर्ष था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किस शासक से सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा गुप्त जो साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। गुप्त के शासन काल में मतलब गुप्त शासन के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में ही। हमारा अगला प्रश्न है चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष तक रहा था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फाहियान के द्वारा ये वर्णन किया गया था। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री हिनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री इत सिंह बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में ही। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शशांक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है गुप्त वंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौखरी वंश। देखिए दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैन धर्म और बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आदि तत्व। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 6। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है? देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा मुक्त जीवन, मोक्ष, कर्मक्ष, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्रिश जनित बंधन से मुक्त जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार से ही। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है
जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को ही माने जाते हैं, क्योंकि पहले तीर्थकर ऋषभदेव ही थे। 10वें तीर्थकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चतरा में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने शमेध शिखर मतलब पारसनाथ पहाड़ पर निर्माण प्राप्त किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 20। दोस्तों टोटल जो है 24 जैन तीर्थकर थे, जिसमें कि अंतिम जैन तीर्थकर महावीर स्वामी, जिसमें कि 24 में से 20 जो है ये जो सबका निर्माण प्राप्त पारसनाथ के जो पहाड़ हैं इसी पर सबको मतलब मृत्यु हुआ। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पारसनाथ श्री शमेध शिखर किस तीर्थकर के नाम पर पड़ा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये पारसनाथ के नाम पर ही पड़ा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है ये किस स्टेट में है? तो हो जाएगा झारखंड। मतलब पारसनाथ जो है ये स्थान कहाँ है? हो जाएगा झारखंड। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, श्री शमेध शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समाधिगिरी भी, समितगिरी भी और मल पर्वत, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस तीर्थकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ का जन्म जो है मिथिला में हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस तीर्थकर का जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये वसु पूज्य का जन्म जो है चंपापुरी जो भागलपुर वर्तमान में है यहाँ हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजगृह में हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्तुलभद्र के द्वारा प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुआ था इसका आयोजन किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर में विभाजित हो गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये प्रथम जैन संगति जो हुआ था इसी समय में जैन धर्म 2 भागों में बंट गए थे, श्वेतंबर एवं दिगंबर में। तो इसको आप याद रखें। दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 20 पंथी भी, 13 पंथी भी, समय पंथी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का काल था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 668 ईसा पूर्व में उसका मृत्यु महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हो गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये आगम शास्त्र को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि दोनों का वर्णन जो है ये ऋग्वेद की ऋचाओं में वर्णन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जैन का शाब्दिक अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनोवेगों एवं इंद्रियों का वश में करना जैन का शाब्दिक अर्थ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा जैनों को।
इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जैनिकों। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम में। इसको आप याद रखें। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा गौतम बुद्ध जो है महावीर मतलब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा लुम्बिनी ग्राम में। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। तो इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मगध में बीता था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अर्धमगधी भाषा में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राजगृह में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा जमाली था। इसके उत्तर यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा जमाली। देखिए यहाँ पर ये जमाली जो है महावीर स्वामी का अपना ही दामाद था। दोस्तों इससे आगे जो है मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म और बिहार से संबंधित हैं, गौतम बुद्ध ने बोध गया में कब सर्वोच्च ज्ञान मतलब बुद्धि प्राप्त किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 528 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध के जो बोध गया मतलब वर्तमान में जो गया जिला है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये प्रबुद्ध व्यक्ति मतलब जब बुद्ध का अर्थ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निर्वाण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समाप्त होना या मतलब मृत्यु हो जाना, समाप्त होना या बुझना निर्वाण का अर्थ होता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निर्वाण प्राप्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मोक्ष प्राप्ति, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यह अष्टांगिक मार्ग। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति मतलब बुद्ध बने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष की आयु में। दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम ही सिद्धार्थ है। उसका नाम इसलिए मतलब गौतम पड़ गया, जो उसके मौसी का नाम उसके मम्मी की मृत्यु होने के बाद उसकी लालन पालन जो है उसके मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया था, इसलिए उसको नाम गौतम पड़ा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया था? अभी हम जस्ट बताए हैं, उसकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का लालन मतलब सिद्धार्थ का लालन पालन किया। गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण जो है गृह त्याग की घटना कहलाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई 528 ईसा पूर्व में। बौद्ध परंपरा में इसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों थोड़ा फ्रेश नहीं है, आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर इसको आप देख लीजिए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में।
इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन मगध सम्राट बिंबिसार 12 नियुक्त 1,20,000 प्रजाजनों के साथ राजगृह के लट्ठीवन उद्यान में बुद्ध के अनुयायी बने थे। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इसका वर्णन जो है विनय पिटक में वर्णन है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था? दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी हम बताए हैं आपको आगे। इसका उत्तर हो जाएगा 80,000 गांवों का अधिपति था बिंबिसार। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन मगध की चर्चा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में भी, पुराण में भी, बौद्ध ग्रंथ उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजगृह, नगर, पांडव, गिज्जकूट, व्यवहार, इसिगिली और वे पुल आदि 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बौद्ध काल में गिरिब्रज कहलाता था। इसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुत्त निपात की अट्ठकथा में वर्णन है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये लोक भाषा का प्रयोग है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये लुवग्राम में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुनी अम्रपाली ने एक कविता अपनी बुद्ध अवस्था एवं बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करते हुए लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये थेरी गाथा में इस सब का वर्णन है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ सत्यपत ब्राह्मण, विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिहार में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पंचविंश ब्राह्मण में गंडक नदी का वर्णन है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के कथानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्ण एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये महाविहार, विश्वविद्यालय, संघाराम उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसका उत्तर हो जाएगा डी। वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 7,707। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रुक्मिणी देवी किस घटना से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बुद्ध का जन्म से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध साहित्य किस धर्म से में संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बौद्ध। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। दोस्तों आपको हम बताए हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ हुआ था और इस समय में शासक कौन था, दोनों आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो अभी दोस्तों हम आपको बताए हैं प्रथम जो है राजगीर, दूसरा आप कमेंट बॉक्स कीजिए, तीसरा जो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुआ था, उसका आप याद रखें। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में आयोजित हुई थी।
इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मुगली पुत्तिस के द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अभिधम्म पिटक की रचना हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वैशाली में। सबसे पहले जो है उसके मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने ही प्रथम महिला जो है जो इसमें प्रवेश की थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये त्रिपिटक में आपको पूछ लिया जाएगा। त्रिपिटक क्या चीज़ से संबंधित है ये भी पूछता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध एक महामानव हैं, अवतार नहीं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विनय पिटक में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पाली। दोस्तों आपको ये भी पूछता है बौद्ध किस समय में किस भाषा का प्रचलित था? तो हो जाएगा पाली भाषा। और इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वैशाली में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा महासंघिक में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनंतम सिद्धांत एवं पुद्गल के मान्यता दी गई है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सर्वास्तिक में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्माण की प्राप्ति होती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग के अनुपालन से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिहार में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन बिहार के गांवों के समूह का कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये आपन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 25। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने विवाह योग्य बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा शिल्पी बनने का। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन प्रचलित मुद्रा में मिलता था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 24 कहापन में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास था, उस वर्षावास की संख्या थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 45वां। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो इसका महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये प्रतित्व समुत्पाद। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा बौद्धकालीन संज्ञाराम महाविहार एवं विश्वविद्यालय से संबंधित,